नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडू एजाइल में। जैसा कि हमने यूपी पीसीएस के लिए एक टेस्ट सीरीज सेपरेट स्टार्ट करी थी, जिसमें हमने लगभग 6 से 7 वीडियो हमने पीसीएस मंत्रा के कवर किए। अगर आपने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार आप प्ले लिस्ट में जाइए, आपको वीडियो सबसे ऊपर मिल जाएंगे। तो उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक श्रेष्ठ आईएएस श्रेष्ठ पीसीएस एकेडमी है, जिसके कुछ टेस्ट हैं, इन्हें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम अपने पास बहुत कम है। जल्दी से इसे फिनिश करते हैं ताकि आपका बहुमूल्य समय उसका हम सदुपयोग कर सकें। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। रहनुमाई मस्जिद यासन सभा की स्थापना 1851 में पारसियों के सामाजिक धार्मिक सुधारों का सूत्रपात करने के लिए हुई थी। इसके संस्थापकों की सूची में किसका नाम नहीं है? तो यहाँ पे शिबली नोमानी, इनका नाम इसके संस्थापकों में से नहीं आता। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित अभियुक्तों में से किसे महात्मा गांधी की हत्या के षड्यंत्र में फांसी दी गई थी? तो यहाँ पे फांसी दी गई थी किसे? नारायण आप्टे जी को। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें और नीचे दिए गए कूट से उनका सही कालक्रम बताएं। लखनऊ में विद्रोह, कानपुर में विद्रोह, मेरठ में विद्रोह, इलाहाबाद में विद्रोह। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि जो पहला विद्रोह हुआ वो कहाँ पे? मेरठ में हुआ था। तो जाहिर सी बात है तीसरा नंबर पहले बार सबसे पहले आने वाला है। तो किस में है? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में तीसरा मेरठ में विद्रोह सबसे आगे, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप एलिमिनेशन मेथड के थ्रू भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। तीसरे का हो गया डी। निम्नलिखित लेखों को उनकी रचना के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एस.एन. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक और बंकिम चंद्र। आपको बताना है इनकी पुस्तक क्या वे सही सुमेलित है या नहीं। अ नेशन इन मेकिंग, गीता रहस्य, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये तो आपको पता ही होगा, दादा भाई नौरोजी जी की है। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है। तो हम देखते हैं किसे? दादा भाई नौरोजी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, बी का तीसरा। बी का तीसरा किस में? बी में और सी में। उसके बाद अब देख लेते हैं सी का दूसरा, ये क्लियर हो गया। ए और डी इनमें से किसी एक को देखना है। एस.एन. बनर्जी और बंकिम चंद्र। बंकिम चंद्र जी के द्वारा लिखा गया था आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो डी का 4, डी का 4, डी का 4 तीसरा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथे का। तो ऐसे आपको करना है, जिसके बारे में आपको पता है आपको पहले वो देखना है, उसके बाद फिर आप देखिए किसी किसी और एलिमिनेट कर सकते हैं हम। तो हमने सिर्फ बी को देखा और डी को, और हमें आंसर ये बी मिल गया, चौथे का बी। आगे देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन युवा महिला नेत्री अवज्ञा और प्रतिरोध का प्रतीक थी? इसका आंसर है हमारा पांचवें का डी, अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली। निम्नलिखित में से कौन प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं था? आत्माराम पांडुरंग, आर.जी. भंडारकर, देवेंद्रनाथ टैगोर, एम.जी. रानाडे। तो देवेंद्रनाथ टैगोर जी ये प्रार्थना सभा से संबंधित नहीं थे। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया? तो इसका प्रचार किया गया था मौलवी अहमदुल्ला शाह जी के द्वारा। विजयनगर के निम्नलिखित राजाओं में से किसे यवन राज स्थापनाचार्य के नाम से भी जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? कृष्णदेवराय जी को। कृष्णदेवराय जी को यवन राज स्थापनाचार्य के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? तो इसका विस्तृत वर्णन किया गया है इब्न बतूता के द्वारा, जो मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में आया था, मोरक्को का ये यात्री। सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तारीख फिरोज शाही, फिरोज शाह तुगलक। फतूहात फिरोज शाही, इसामी। फतू उस सलातीन, अमीर खुसरो। खजाइन उल फतूह, बरनी। आपको बताना है कि इसमें से
कौन सा इन्हें आपको सुमेलित करना है। तो तारीख़ फिरोज शाही, ये आपको याद होना चाहिए, ये बहुत ही फेमस है। तारीख़ फिरोज शाही बर्नी जी के द्वारा लिखी गई। तो ए का तो चौथा होने वाला है, तो ए का चौथा ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखिए बी का दूसरा है यहाँ पे, ए का चौथा किसमें, बी में और सी में। उसके बाद है यहाँ पे बी का पहला और बी का दूसरा। यहाँ पे डी का तीसरा होगा, ये क्लियर है। डी खजाइल उल फुतूह, इसका कौन सा हो जाएगा, तीसरा, मतलब अमीर खुसरो, ये क्लियर हो गया अपना। अब देखना है बी और सी। तो फतूहात ए फिरोज शाही और फुतूह उस सलातीन, इसमें से आपको देखना है कौन सी आप किसके बारे में आप जानते हो। तो जाहिर सी बात है फतूह ए फिरोज शाही, फिरोज शाह तुगलक, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। फिरोज शाह तुगलक के बारे में आप पढ़ेंगे। तो फतूहात ए फिरोज शाही ये इनकी फिरोज शाह जी के द्वारा लिखी गई। तो बी का क्या हो जाएगा, ए का चौथा और बी का पहला। यहाँ से आपको राइट आंसर मिल जाएगा 10वें का बी। तो ज़रूरी नहीं कि आपको सारी रचनाओं के बारे में पता हो, आपको एक दो के बारे में पता है तो आप एलिमिनेट करके भी आप रख सकते हो। तारीख़ फिरोज शाही सबसे ज़्यादा फेमस, फतूहात फिरोज शाही। तो बस आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा तारीख़ फिरोज शाही किसकी, बर्नी की है कि फिरोज शाह तुगलक की। बनारस एवं इलाहाबाद में तीर्थकर की समाप्ति हेतु याचना करने के लिए मुगल बादशाह के पास जाने वाले बनारस के पंडितों के शिष्टमंडल का निम्नलिखित में से किसने नेतृत्व किया था। तो इसका नेतृत्व किया गया था कविंद्राचार्य जी के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब के शासनकाल का आधिकारिक इतिहासकार था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा क्या, ईश्वरदास नागर। नहीं, सॉरी, औरंगजेब के शासनकाल का आधिकारिक इतिहासकार यहाँ पे हो जाएगा मोहम्मद काजिम। मोहम्मद काजिम इसका राइट आंसर होगा डी, 12 का डी। वैदिक राजाओं एवं राज्यों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। अश्वपति केकय, अजातशत्रु काशी, जनमेजय मद्र, जनक विदेह। आपको बताना इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जनमेजय मद्र ये सुमेलित यहाँ पर नहीं है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित बौद्ध ग्रंथों में से किसमें अनेक प्राचीन लिपियों की सूची प्राप्त होती है। तो प्राचीन लिपियाँ प्राप्त होती हैं किसमें, हमें ललित विस्तार से। 14 का सी इज द राइट आंसर। शुंग काल के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। इसमें बुद्ध का मनुष्य रूप में अंकन है, इसमें गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं का अंकन है, इसमें लोक धर्म का अंकन है, इसमें जातक कथाओं का अंकन है। तो इसमें बुद्ध का मनुष्य रूप में अंकन किया गया है शुंग कला में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा शुंग कला का, इसमें बुद्ध का मनुष्य रूप में अंकन, ए 15 का ए राइट आंसर। देखते हैं 16 नंबर, प्रारंभिक तमिल साहित्य निम्नलिखित में से कौन से महाकाव्य थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा क्या, सी। आगे देखते हैं 17, निम्नलिखित में से किनके अंतर्गत प्रशासन में महिलाओं की अपेक्षाकृत अधिक भागीदारी थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है चालुक्य। चालुक्य के अंतर्गत महिलाओं की, चालुक्य प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी क्या थी, बाकियों से ज़्यादा थी। परमाणु से जुड़े वैदिक साहित्य का प्रसिद्ध टीकाकरण कौन था। तो प्रसिद्ध टीकाकरण कौन था, ऊबट, 18 का सी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार में सहायता करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था प्रथम थी। तो यह हिंदू कॉलेज कलकत्ता, हिंदू कॉलेज कलकत्ता। निम्नलिखित में से सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य था। तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला मैसूर। इंडियन लीग तथा इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक राजनीतिक संगठनों का संस्थापक कौन था। तो इसका संस्थापक था कौन, WC21। हाँ, इंडियन लीग और इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के राजनीतिक संगठनों का संस्थापक आपको बताना है, सही उत्तर का चयन यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे इनका जो संस्थापक था वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी, अर्थात केवल 4, सी इज द राइट आंसर। अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस के बंबई के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। 23, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार कर लिए जाने पर आंदोलन के नेता का स्थान किसने ग्रहण किया। तो
तो इसे ग्रहण किया था किसे? अब्बास तैयब जी ने। 24 देखते हैं। 1906 में गठित डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे? तो इसके प्रेसिडेंट थे पहले 25 का डी चंद्रावरकर। निम्नलिखित में से किसने काकोरी कांड में मुकदमे का सामना नहीं किया? तो इसका राइट आंसर है चंद्रशेखर आजाद जी। निम्नलिखित में से कौन नद सुमेलित नहीं है? कर्मा महोबा, नटवारी पूर्वांचल, धीवर कहार, धुरिया बुंदेलखंड। यहाँ पे कर्मा नद, ये जो कि कर्मा, रीना, कर्मा, गोंडो, गोची ये किए जाते हैं। गोंड और बैगा जनजाति के द्वारा मुख्यतः किया जाता है, जो कि ये मंडला, डिंडोरी आदि मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में नीचे वाला जो नर्मदा के आसपास वाला क्षेत्र है वहाँ पे ये पाया जाता है, गोंड जनजाति। आगे देखते हैं 27। निम्न नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही घटता क्रम है। आपको बताना है इनका क्षेत्रफल की दृष्टि से, इनको घटते क्रम में आपको लिखना है। वाराणसी, बागपत, भदोही, गौतम बुद्ध नगर। तो यहाँ पे आपको ये तो पता होगा कि वाराणसी सबसे बड़ा है। यहाँ पे भौगोलिक क्षेत्रफल की अगर बात करें तो वाराणसी काफ़ी बड़ा क्षेत्रफल अर्जित करता है। तो वाराणसी, तो हमारे भदोही, गौतम बुद्ध नगर, इनसे कन्फ्यूजन तो खत्म। अब ए और डी में से कोई एक हो सकता है। तो वाराणसी, फिर उसके बाद गौतम बुद्ध नगर, बागपत, भदोही। अब आप पता होना चाहिए कि गौतम बुद्ध नगर और बागपत, इन दोनों में से गौतम बुद्ध नगर ज़्यादा बड़ा है। किससे? बागपत और भदोही, इन दोनों से गौतम बुद्ध नगर ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? डी, 27 का डी। ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए, हल्का सा भी आइडिया होगा तो आप इसको इजीली गेस कर पाएंगे। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का गठन, राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन, राज्य महिला आयोग का गठन और राज्य सूचना आयोग का गठन। तो ये डेट आपको याद होनी चाहिए। 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ये जो भी इसके सामने उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक 1994 बिल्कुल सही है। राज्य मानव अधिकार 2002, राज्य महिला 2004, राज्य सूचना आयोग, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 28 का वो है ए, इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौशाम्बी, मंझनपुर, कुशीनगर, पडरौना, सिद्धार्थनगर, उरई, अमेठी, गौरीगंज। आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे सिद्धार्थनगर, उरई ये यहाँ पे गलत है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 29 का सी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। चंदौली, गोंडा से, अंबेडकर नगर, बांदा से, चित्रकूट, फौजाबाद से, बलरामपुर, वाराणसी से। मूल जिले आपको बताना है। 30। तो यहाँ पे देखते हैं किसे? चित्रकूट, सी। तो चित्रकूट अपना चित्रकूट, हाँ चित्रकूट किससे लगता है? बांदा, चित्रकूट बांदा, ये आपको पता होना चाहिए। चित्रकूट कहाँ से लगता है? बांदा से। तो सी का क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2, सी का दूसरा, सी का दूसरा। अब यहाँ पे ए और डी में से कोई एक हो सकता है। अब देखिए आपको इसमें से कौन सा आप गेस कर सकते हैं? ए और डी में से अब 2 एलिमिनेट हो गए। उसके बाद आप देखिए अंबेडकर नगर, बी। अंबेडकर नगर है अपना कहाँ पे? फैजाबाद, अंबेडकर नगर फैजाबाद, बी का तीसरा, अंबेडकर नगर बी का तीसरा, सी का दूसरा, बी का तीसरा। राइट आंसर हो जाएगा क्या हमारा? ए। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आगरा, बटेश्वर मेला, बुलंदशहर, बल सुंदरी देवी मेला, फर्रुखाबाद श्रवणी मेला, अंबेडकर नगर, फाल्गुन मेला। इसमें से बताना है सुमेलित नहीं है। तो 31 में अंबेडकर नगर, फाल्गुन मेला ये सुमेलित नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा 31 का डी। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश अधोलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? तो यह जैसलमेर से भी होकर ये गुजरता है। आगे देखते हैं
सम्मिलित कीजिए सूची। यहाँ पे जनजातियाँ और उनसे संबंधित यहाँ पे राज्य हैं। हमार अरुणाचल प्रदेश, दिमासा नागालैंड, कोनयाक मिजोरम, निशी असम या सिक्किम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 33 का वो है हमारा क्या, बी, जिसमें कि हमार, असम, दिमासा, हमार हो गया कहाँ, मिजोरम में, और दिमासा होगा असम, कोनयाक नागालैंड और निशी अरुणाचल प्रदेश। 33 का बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से किन राज्यों में हुंगल हिरण अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाते हैं? हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड या अरुणाचल प्रदेश। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, 1 और 2, अर्थात हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर। राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? आपको बताना है, कृषि मंत्रालय के अधीन या पर्यावरण और वन मंत्रालय या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय या जल संसाधन मंत्रालय। तो ये काम करता है पर्यावरण और वन संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत। 35 का राइट आंसर हो जाएगा क्या, बी। शीतोष्ण चक्रवात निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिलिखित होते हैं? शीतोष्ण, ये तो आपको पता ही होगा। 36 वाताग्र, कोल्ड फ्रंट, वार्म फ्रंट, ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। तो वाताग्र के सहारे ही शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का उद्भव होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 का ए। आगे देखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित किन 3 नदियों का उद्गम क्षेत्र अमरकंटक? सोन नदी अमरकंटक से निकलती है, नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। तो सोन, नर्मदा, उसके बाद फिर महानदी। तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, सम्मिलित कीजिए। आपको बताना है कि ये दिए गए बांध हैं वो किस नदी पर हैं। तो लखवार बांध, इदुक्की बांध, श्रीशैलम बांध, पोंग बांध। आपको इदुक्की बांध केरला ये तो याद होगा, पेरियार नदी। उसके बाद पोंग बांध बहुत ही ज़्यादा फेमस है, व्यास नदी पर है। और लखवार बांध ये पड़ता है हमारा देहरादून के आसपास, कहाँ पे, यमुना नदी पे। तो ए का दूसरा, बी का तीसरा और पोंग बांध का व्यास नदी हो जाएगा। श्रीशैलम श्री कृष्ण, याद रखिए कभी नहीं भूलेगा, श्रीशैलम श्री कृष्ण नदी। तो यहाँ पे ए का दूसरा, बी का तीसरा और डी का चौथा और सी का पहला। देखते हैं यहाँ पे, ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का पहला, डी का चौथा। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्या हमारा, सी। सी इज द राइट आंसर फॉर 38। आगे देखते हैं, सम्मिलित कीजिए। घाटी, मूर्खा घाटी और संबंधित राज्य, जुगु घाटी, सांगला घाटी, युथांग घाटी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मरखा घाटी। मरखा घाटी कहाँ पे पड़ती है अपनी, जम्मू कश्मीर। मरखा घाटी पड़ती है कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। और जुगु घाटी नागालैंड। तो यहाँ पे देखिए, मरखा घाटी जम्मू कश्मीर, सी किस में है, बी में है और डी में है। इसके बाद जुगु घाटी कहाँ पे पड़ती है अपनी, नागालैंड 4। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना 39 का डी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है? उड़न गिलहरी, लाल सिर वाला गिद्ध, कोआला, गोल्डन लंगूर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कोआला। 40 का सी इज द राइट आंसर। तेलंगाना, आपको बताना है टाइगर रिजर्व। अचानक मार ये छत्तीसगढ़ में है, याद होना चाहिए आपको। तेलंगाना है अपना कहाँ पे, तेलंगाना में कौन सा है, यहाँ पे सुमेध करना है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ सी का फर्स्ट, अचानक मार। तो सी का फर्स्ट यहाँ पे देखते हैं किसमें है। सी का फर्स्ट किसमें, बी में और सी में। इसमें कुछ कॉमन है, डी का 3 कॉमन है, अरुणाचल प्रदेश। डी का 3 कमलांग। ओके, अब हमको देखना है तेलंगाना के लिए अमराबाद देख सकते हैं या सतकोसिया देख सकते हैं। अमराबाद और सतकोसिया देख सकते हैं। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, तेलंगाना, अमराबाद, उड़ीसा, सतकोसिया। ए का दूसरा, बी का चौथा और सी का पहला, अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा 41 का हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, बी। 41 का बी।
उद्योग और औद्योगिक केंद्र, पर्ल फिशिंग, ऑटोमोबाइल्स, पोत निर्माण, इंजीनियरिंग सामान। आपको बताना है इनमें से कौन सा औद्योगिक केंद्र किसके लिए फेमस है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 42 का ए, अर्थात पर्ल फिशिंग का कौन सा, तूतीकोरिन, ऑटोमोबाइल्स के लिए पुणे, पोत निर्माण के लिए कौन सा, मर्मुगांव, और इंजीनियरिंग सामान के लिए कौन सा, पिंजौरा। 42 का ए इज द राइट आंसर। आबिद हुसैन समिति का संबंध था। आबिद हुसैन समिति, इसका संबंध है लघु एवं मध्यम उद्योगों से। 43 का बी। भारत में गोल्डन हैंड शेक योजना किससे संबंधित है। तो यह योजना संबंधित है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से, गोल्डन हैंड शेक योजना। 44 का डी इज द राइट आंसर। निम्न में से किसके द्वारा उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित की गई है या की गई, जो भी। तो उद्यमी ये किसके द्वारा स्थापित की गई है। तो ये स्थापित की गई है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों के लिए। किसके लिए स्थापित की गई है, हाँ, तो ये स्थापित की गई है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम। 45 का डी। 1991 की उद्योग नीति में लघु उद्योग के लिए कौन सा सहायक उद्यम निवेश राशि स्वयं स्वीकृत, हाँ। 1991 की उद्योग नीति में लघु उद्योगों के लिए सामान्य व सहायक उद्यम निवेश राशि स्वीकृत है। आपको बताना है इसमें से कौन सी है राशि जो कि इनके लिए लघु उद्योगों के लिए स्वीकृत है। तो यहाँ पे 45 लाख से 50 लाख रुपए। 46 का ए राइट आंसर। भारत में धीमी कृषि विकास गति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी कारण है। तो इसके लिए जो प्रभावी कारण वो है ग्रामीण निर्धनता। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है। तो यह प्रकाशित होती है किसके द्वारा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में सम्मिलित नहीं है। तो इसमें सम्मिलित नहीं है तिलहन। तिलहन को राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में सम्मिलित नहीं किया गया। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा वायदा बाजार आयोग द्वारा विनियमित होता है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है जिंस फ्यूचर व्यापार। बी इज द राइट आंसर ऑफ 50। भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गम प्रणाली आधारित है। तो यह न्यूनतम कोष प्रणाली पर आधारित है। मुद्रा अवमूल्यन अधिक हितकारी होगा यदि घरेलू सामान के मूल्य स्थिर रहें, आयातकों के लिए निर्यात के मूल्य सस्ते हो जाए, आयात के मूल्य स्थिर रहें या निर्यात के मूल्य समानुपाती रूप से बढ़े। तो यहाँ पे घरेलू सामान के मूल्य स्थित रहें तब मुद्रा अवमूल्यन अधिक हितकारी होता है। भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर कम करने को फलस्वरूप है तो यह बाजार की तरलता बढ़ जाती। बाजार की तरलता बढ़ाने के लिए मुद्रा बैंक दर को कम किया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए। 53 का ए। भारत में आर्थिक उदारीकरण इकोनॉमिक लिबराइजेशन शुरू हुआ कर दरों में महत्वपूर्ण कटौती के साथ, भारतीय रुपये की परिवर्तनशीलता के साथ। उसके बाद देखते हैं औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ या प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश में कार्यविधिक औपचारिकताएं दूर करने के साथ। इसका जो राइट आंसर है 54 का वो है औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ। क्योंकि उदारीकरण लाइसेंस में, अगर आप लाइसेंस नीति में अगर लचीलापन लाते हैं तो जाहिर सी बात है निवेश आपके यहाँ बढ़ता है। भारत में राष्ट्रीय आय सामंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका आकलन किया जाता है किसके द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन या क्या मौद्रिक एवं साख नीति का इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो इसमें सार्वजनिक ऋण मौद्रिक एवं साख नीति का इंस्ट्रूमेंट नहीं है। मणिपुर नृत्य के
किस रास में गोपियां कृष्ण के साथ होली खेलने की योजना बनाती हैं किंतु कृष्ण इसकी उपेक्षा करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बसंत रास। कभी कभी समाचारों में दिखने वाली शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोजर को जारी करता है, तो कौन करता है इसको? तो इसे जारी करने वाला है एनजीओ प्रथम, 58 का सी। दुर्लभ जाति के हिरण के लिए निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य प्रसिद्ध है? तो इसके लिए प्रसिद्ध है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, केबुल लामजाओ। किस गर्म जल धारा को जापान की काली धारा कहा जाता है? तो उत्तरी विषुवत रेखीय धारा को जापान के लिए काली धारा कहा जाता है। संविधान का प्रथम संशोधन जो वर्ष 1951 में पारित हुआ निम्न में से किससे संबंधित था? तो यह संबंधित था किसे? कुछ राज्यों में किए गए कृषि व कृषि भूमि संबंधी सुधारों से। डी इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन एक दल बदल कानून निरोध में आच्छादित नहीं है? एक साथ लागू दल बदल, संसद में दल के सदस्य द्वारा सरकार को बचाने या गिराने के लिए मतदान करना, किसी दल में एक साथ पूर्ण दल बदल, किसी दल में विभिन्न चरणों में बड़े पैमाने पर दल बदल करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है क्या? डी, 62 का डी इज द राइट आंसर। किसी दल में विभिन्न चरणों में बड़े पैमाने पर दल बदल करना। युद्ध स्थिति के प्रारंभ या समाप्ति के बारे में अधिसूचना का उत्तरदायित्व किसका है? तो इसका उत्तरदायित्व होता है विदेश मंत्रालय को। उच्चतम न्यायालय द्वारा विशाखा के बाद में मार्गदर्शन दिया गया वह किसके संबंध में है? तो यह संबंधित है किससे? कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से। किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन की तारीख विनिश्चित करने की शक्ति किसमें निहित है? तो इसकी शक्ति निहित है किसमें? भारत के निर्वाचन आयोग में। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि संवैधानिक संशोधन भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अधीन विधि है, जिन्हें मूल अधिकारों से असंगत होने पर शून्य घोषित किया जा सकता है? ये गोकलनाथ वाद में यह निर्णय दिया गया था। 66 का बी, गोकलनाथ वाद। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची उन आदिवासी क्षेत्रों के संबंध में विशेष प्रशासकीय प्रावधान करती है जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचा का अंग नहीं है? विधि का शासन, गणतंत्री सरकार, पंथनिरपेक्ष संसदात्मक सरकार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है पंथनिरपेक्षता। अंग नहीं है, मूल ढांचे का बुनियादी ढांचा जो पहले ढांचा था, क्योंकि पंथनिरपेक्ष शब्द ये बाद में ऐड किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? 69। तो यहाँ पे 22 को 4 निवारक निरोध के अंतर्गत संरक्षण, 22 दोहरे दंड से प्रतिरक्षा, 15 और 4 सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विशेष प्रावधान, 16(4) ऐसा विभेद जो राज्य के अधीन सेवा में कार्यरत हस्तियों के पक्ष में हो। तो इसका जो देखिए राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? डी। यहाँ पे क्या सम्मिलित नहीं है, क्योंकि ये 16(4) ये अपने मूल अधिकार से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान में उल्लिखित मूल कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, नैतिकता के सिद्धांतों का पालन करना, हमारी सामाजिक संस्कृति की समृद्ध विरासत का आदर करना व उसे बनाए रखना, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता बनाए रखना एवं उसकी रक्षा करना। तो यहाँ पे जो नैतिकता के सिद्धांतों का पालन करना, इसका वर्णन कहीं पे मूल कर्तव्यों में नहीं है।
राज्यसभा इसमें पहल कर सकती है। केंद्र के मंत्री के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव, धन विधेयक पर विचार, न्यायाधीशों की नियुक्ति, एक नई अखिल भारतीय सेवा का निर्माण। जाहिर सी बात है, डी इज द राइट आंसर। राज्य के निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग्म राज्यसभा में समान प्रतिनिधि निर्वाचन करता है? तो 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा और राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। कौन सा? विशेषाधिकार प्रस्ताव। 73 का सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? संकल्प रिजोल्यूशन प्रस्ताव मोशन से भिन्न नहीं होता, बल्कि वह प्रस्ताव का ही एक प्रकार है। मंत्री द्वारा तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप में दिया जाता है। अल्प सूचना प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है और इसके संबंध में पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। निंदा प्रस्ताव में यह बताना जरूरी नहीं है कि सरकार की किन नीतियों या कार्यों के विरुद्ध इसे लाया जा रहा है। आपको बताना है इसमें से असत्य कथन कौन है। तो यहाँ पे असत्य कथन है, निंदा प्रस्ताव में यह बताना जरूरी नहीं कि सरकार की किन नीतियों या कार्यों के विरुद्ध इसे लाया जा रहा है। लोकसभा का अध्यक्ष कब सभापतित्व नहीं करता? तो संपूर्ण सदन की समिति में, लोक लेखा समिति में, विशेषाधिकार समिति में या विदेश मंत्रालय की सलाहकार समिति में। तो यहाँ पे जो लोक लेखा समिति होती है वहाँ पे लोकसभा का अध्यक्ष सभापतित्व नहीं करता। लोक लेखा समिति। 75 का बी इज द राइट आंसर। निम्न पहाड़ियों वाला वेलिकोंडा समूह किसका संरचनात्मक हिस्सा है? तो यह हिस्सा है किसका? पूर्वी घाट का। निम्नलिखित अफ्रीकी देशों में कौन सा देश भूबद्ध नहीं है? जिम्बाब्वे, युगांडा, जाम्बिया, अंगोला। आपको बताना है कौन सा देश है जो कि समुद्र से सीमा साझा नहीं करता है। तो यहाँ पे अंगोला, ये भूअबद्ध अर्थात लैंड लॉक्ड कंट्री ये नहीं है अंगोला। 77। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर से दक्षिण की ओर नदियों का सही अनुक्रम है? आपको बताना है उत्तर से दक्षिण। दामोदर, ब्राह्मणी, महानदी, तुंगभद्रा। वाह। तो यहाँ पे सबसे पहले तो अपनी आ जाएगी कौन सी? दामोदर। नर्मदा के बाद फिर यहाँ नीचे दामोदर आती है। दामोदर हो गई सबसे पहले, उसके बाद यहाँ पे तुंगभद्रा। तुंगभद्रा ये कृष्णा, यहाँ तुंगभद्रा कावेरी, कृष्णा और कावेरी के पास तुंगभद्रा। महानदी बीच में आपकी आ जाती है झारखंड के पास। महानदी नीचे, हाँ महानदी ये प्रायद्वीपीय भारत की नदी है ब्राह्मणी। तो पहले ये दामोदर सबसे पहले आएगी और तुंगभद्रा तो सबसे लास्ट में आएगी। ठीक है, तो दामोदर और तुंगभद्रा, तो ए और बी में से कोई हो सकता है। उसके बाद ब्राह्मणी और महानदी। तो यहाँ पे ब्राह्मणी पहले आती, महानदी बाद में, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो दामोदर पहले, फिर ब्राह्मणी, महानदी, तुंगभद्रा। तो 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। गद्दी कौन है? 79। केरल के मछुआरे, अरुणाचल प्रदेश के पशुचारक, हिमाचल प्रदेश के मेघपाल या राजस्थान मरुभूमि के खानाबदोश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है हिमाचल प्रदेश के मेषपाल। निम्नलिखित में से किस द्वीप पर ओंगे नामक नेग्रिटो जनजाति रहती है? तो यह जनजाति रहती है कहाँ पर? लिटिल अंडमान में। भारत के निम्नलिखित शहरों पर विचार कीजिए। मद्राचलम, चंबा, कांचीपुरम, कपूरथला। परंपरागत रेशमी साड़ी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध शहर को पहचानिए। तो इसके लिए कांचीपुरम, कांचीपुरम बी इज द राइट आंसर। निम्न में से एक राष्ट्रीय उद्यान प्लवमान दलदली वनस्पति जो कि समृद्ध जैव विविधता में सहायक है के कारण विशिष्ट है और वह कौन सा उद्यान है? आपको बताना है।
तो केबुल लामझाओ राष्ट्रीय उद्यान, अभी पहले भी हमने इसके बारे में पढ़ा। देखते हैं भारत का कौन सा क्षेत्र मैंग्रोव वन, सदाबहार वन, पतझड़ी वनों का समुच्चय है। तो पश्चिमी घाट है, उत्तरी मैदान, अंडमान और निकोबार। तो 83, इसमें आपको पता होगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में आपको ग्रेट हॉर्नबिल के प्राकृतिक अवस्था में पाए जाने की संभावना सबसे अधिक है? तो इसकी सबसे अधिक पाए जाने की संभावना पश्चिमी घाट में है। पश्चिमी घाट डी, 84 का डी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं 85, निम्नलिखित में से किस स्थान पर लौह खनिज खदान नहीं है? तो यह नहीं है कहाँ पे? गुंटूर में। भारत की प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे 16 वन हिमालय के उत्तरी समतल भाग में पाए जाते हैं, यही कथन यहाँ पर क्या है? सही नहीं है। 86 का ए इज द राइट आंसर। उसके बाद देखते हैं 87 को, भारत के अनुसंधान केंद्रों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? वन उत्पादकता संस्थान रांची में है, राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कोलकाता में स्थित है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में स्थित है, या सेंटर फॉर सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहेबिलिटेशन इलाहाबाद में स्थित है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र, ये जिसकी बात करी गई है कहाँ पे? कोलकाता में। तो ये हमारा क्या है? राइट है। ये कहाँ पे है? केरला में। राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कोलकाता में नहीं बल्कि तिरुवनंतपुरम केरला में। आगे देखते हैं 88, कुरुचि, पलाई, नेतल, मुल्लाई, आपको बताना है कि इनके अर्थ क्या क्या है, या इसको सही से उम्मीद करना है। तो 88 का जो हमारा राइट आंसर है वो है क्या? सी, 88 का सी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं 89, उस समुद्र का नाम बताइए जिसमें उत्तरी भूमध्य रेखी धारा ऋतु के अनुसार अपनी दिशा बदलती। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है क्या? कौन सा? हिंद महासागर। 89 का सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? वाष्पीकरण में वृद्धि के साथ लवणता घटती है, यह वर्षण एवं लवणता में विलोम संबंध होता है, वायुमंडलीय दाब एवं लवणता में विलोम संबंध होता है, या महासागरों में नदियों द्वारा जल के मिश्रण से लवणता बढ़ती है। तो आपको बताना है कौन सा कथन यहाँ पर क्या है? सही है। तो यहाँ पे वर्षण एवं लवणता में विलोम संबंध होता है, क्योंकि जहाँ पे वर्षा अधिक होती है वहाँ पे लवणता क्या हो जाती है? कम। आपने देखा विषुवत रेखा पर जो आसपास का समुद्री एरिया होता है वहाँ पे क्या है? लवणता क्या पाई जाती है? कम पाई जाती है। आगे देखते हैं 91, निम्नलिखित में से कौन प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? मेरियाना गर्त, टोंगा, सुंडा या अल्यूशियन। तो यहाँ पे बताना है कौन सा प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुंडा। सुंडा क्योंकि ये कौन सी है? जल संधि, सुंडा जल संधि, याद होगा आपको। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सुरमा घाटी में चाय की व्यापक कृषि होती है, दनकारण्य में कहवा की व्यापक कृषि होती है, निचले गंगा मैदान में कपास की व्यापक कृषि होती है, पश्चिमी बंगाल में तंबाकू की व्यापक कृषि होती है। आपको बताना है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो यहाँ पे सुरमा घाटी में चाय की व्यापक कृषि होती है, सुरमा घाटी राइट आंसर। भारत के अधिकतर तेल शोधक कारखाने समुद्री बंदरगाहों के निकट स्थित हैं, क्योंकि अधिकतर कच्चा तेल अन्य देशों को निर्यात किया जाता है। भारत को कच्चे तेल की अधिकतम आवश्यकता रहती है, जो कि अधिकतर आयात किया जाता है। कच्चे तेल के शोधन हेतु समुद्री जल की आवश्यकता पड़ती है। खनिज तेल अधिकतर समुद्री बंदरगाहों के निकट ही मिलता है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो है भारत को कच्चे तेल की अधिक आवश्यकता रहती है, जो कि अधिकतर आयात किया जाता है। भारत के तमिलनाडु तट पर शीत ऋतु की वर्षा किसके द्वारा होती है? तो शीत ऋतु की जो वर्षा होती है यह होती है उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा। 94 का ए। लघु हिमालय में स्थित दर्रे का नाम आपको बताना है। तो लघु हिमालय में स्थित जो दर्रा है वो है बारामूला, बारामूला दर्रा। मथुरा स्थित तेल शोधक कारखाने को अवस्थित लाभ है, अवस्थित लाभ कौन सा है? 96 का। तो यहाँ पे बाजार का। 97, कावेरी नदी किन राज्यों से गुजरती है? तो यह मुख्यतः कर्नाटक और तमिलनाडु से गुजरती। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश भी ऐड है, तो ये नहीं होगा, केरल नहीं होगा, महाराष्ट्र नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 98, एक ग्रह को अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को कहते हैं, सूर्य से अधिकतम दूरी को, तो इसे क्या कहते हैं हम? अपसौर।
अपसौर और उपसौर, उपसौर पास और अपसौर दूर। 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। निम्नलिखित में से कथन डोल ड्रम के लिए सही नहीं है। यह सभी देशांतरों पर मिलता है, यह भूमध्य रेखा के दोनों ओर स्थित है, यह क्षीण पछुआ पवन की पेटी है, यह एक उच्च वायुभार पेटी है। तो डोल ड्रम यह एक उच्च वायुभार पेटी है, यह इसके लिए सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डोल ड्रम के लिए सही नहीं है, तो यह उच्च वायुभार पेटी है, इसके लिए यह सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? निम्न वायुभार होता है। ग्रीष्म एवं शीत ऋतु में समताप रेखाएं अधिक उत्तर या दक्षिण की तरफ झुकी मिलती हैं। क्यों? ऐसा रीजन आपको बताना है कि क्यों ऐसा होता है। तो इसका जो रीजन है वो है क्या? एशियाई भूखंड पर ग्रीष्म एवं शीत ऋतु में समताप रेखाएं अधिक उत्तर या दक्षिण की तरफ झुकी मिली हैं। कहाँ पर? एशियाई भूखंड पर। उत्तरी भारत में यदा कदा होने वाली जाड़े की वर्षा चक्रवातों के कारण होती है, जो आपको बताना है कहाँ से या क्यों। तो ये भूमध्य सागर से होती है, जो कि जेट स्ट्रीम के थ्रू यहाँ पे, जिसे मावठा कहते हैं उत्तर भारत में। भारत के साक्षर राज्यों का आरोही क्रम है। तो केरल सबसे ज़्यादा साक्षर है, तो 102 का हमें सबसे पहले देखना है क्या? केरल। उसके बाद केरल के बाद देखिए 93 या 95 के % मिजोरम का आता है। तो केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी। आपको सिर्फ केरल और मिजोरम याद रखना है, उसके बाद गोवा, त्रिपुरा, तो आप केरल मिजोरम से ही यहाँ पे गोवा त्रिपुरा भी आ जाएगा। 102 का राइट आंसर क्या है? सी। आगे देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? भारत में सर्वोच्च जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश में है। आपको बताना है कौन एक सही है, कथनों में कौन सा एक सही है। भारत में सर्वोच्च स्त्री पुरुष अनुपात हिमाचल प्रदेश में है। भारत में सर्वोच्च जनसंख्या वृद्धि दर पश्चिम बंगाल में। भारत में न्यूनतम साक्षरता दर बिहार में है। तो इसका जो राइट आंसर है ये तो बिल्कुल आप लोगों को पता ही होगा, डी इज द राइट आंसर। भारत में उच्च शिशु मृत्यु दर 2011 यह संबंधित है किस राज्य से? तो यह मध्य प्रदेश से संबंधित है। निम्नलिखित राज्यों में से ग्रामीण जनसंख्या में सर्वाधिक सबसे कम दशकीय वृद्धि दर पाई गई है। तो यह किस राज्य में पाई गई है? यह पाई गई जम्मू और कश्मीर में। निम्नलिखित राज्यों में किस एक में सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरों की संख्या है? तो इसकी संख्या आपको मिलेगी कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में, 106 का बी। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किस एक में सर्वाधिक साक्षरता पाई जाती है? तो यह पाई जाती है कहाँ पे? औरैया। 2001 से 11 के दशक में 006 आयु वर्ग के लिंगानुपात में से किस राज्य में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है? तो यह कमी दर्ज की गई है किसमें? जम्मू और कश्मीर में। दो 2011 की जनगणना एक व्यक्ति प्रति किलोमीटर जनघनत्व वाला देश का एकमात्र जिला कौन सा है? तो यहाँ पे एकमात्र जिला है, कौन सा हुआ है? दिबांग घाटी, जो कि अरुणाचल प्रदेश की है। 109 का बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बिहार 1108, केरल 800, जाहिर सी बात है जनघनत्व की बात यहाँ पर करी गई है। उत्तर प्रदेश 829, आंध्र प्रदेश 308, तो 110 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। यहाँ का जनघनत्व और भी ज़्यादा है। यहाँ पे बिहार का 1106 होता है, 8 की जगह यहाँ पे क्या होना चाहिए? 6। आगे देखते हैं निम्न में से जनगणना 2011 के अनुसार कौन उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सही नहीं है? यह सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। इसका जनसंख्या घनत्व 829 है, इसका लिंगानुपात 809 है, इसकी कुल जनसंख्या का 15.4% भाग 0 से 6 आयु वर्ग में आता है। तो आपको बताना है इसमें से सही नहीं है। तो इसका लिंगानुपात जो दे रखा है अपना 8, यहाँ पे इसका लिंगानुपात 809, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि इसका लिंगानुपात 912 के आसपास शायद आता है। 900 के ऊपर ही है, 912 या 914 के आसपास है।
जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है? तो यह है जौनपुर। हाँ, 912 लिंगानुपात है। और 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जौनपुर हो गया 112 का सी। इनमें से कौन सा अंग शरीर की प्रतिरक्षा प्रक्रिया में भाग नहीं लेता? यहाँ पे आप एक चीज और नोट कर सकते हैं, जौनपुर का जो सेक्स रेशियो 10-18 के आसपास है। इनमें से कौन सा अंग शरीर की प्रतिरक्षा प्रक्रिया में भाग नहीं लेता? थाइमस, प्लीहा, मस्तिष्क, लश्का गांठे। तो यहाँ पर राइट आंसर है हमारा क्या? मस्तिष्क। यह प्रतिरक्षा प्रक्रिया में क्या भाग नहीं लेता। उसके बाद देखते हैं 114, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है? डेंगू, फाइलेरियासिस, स्लीपिंग सिकनेस या मलेरिया। तो यहाँ पे स्लीपिंग सिकनेस इसका राइट आंसर हो जाएगा, नहीं है, क्योंकि यह शायद मक्खी के द्वारा यह फैलता है। इटाई रोग शरीर में किस तत्व की अधिकता से होता है? तो यह रोग होता है कैडमियम की अधिकता से। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा मेटाबॉलिज्म के प्रमुख अंतिम उत्पाद हैं। तो इसके प्रमुख अंतिम उत्पाद कौन से हैं? H2O, CO2 पायरुविक अम्ल, H2O पायरुविक अम्ल या इनमें से कोई नहीं। तो इसके जो अंतिम उत्पाद होते हैं ये होते हैं कौन सा? CO2 और पायरुविक अम्ल। फुफ्फुस धूलि मैता से वे श्रमिक रोगग्रस्त होते हैं जो मुख्यतः कार्यरत होते हैं। तो जो कोयला खनन क्षेत्रों में कार्यरत होते हैं उन्हें इस रोग से वह पीड़ित होते हैं मुख्यतः। शरीर में ग्रेफियन पुटिकाएं कहाँ स्थित होती हैं? तो यह स्थित होती हैं स्त्री के अंडाशय में। 118 का सी। वृषण में पुरुष जनन हार्मोन का निर्माण करने वाली कोशिकाएं कौन सी हैं? तो यह कोशिकाएं कौन सी होती हैं? सर्टोली की कोशिकाएं। वह कौन सा यौगिक है जो सफेद ठोस है और जो वायु से जलवाष्प को अवशोषित करता है? तो यह कौन सा है? कैल्शियम क्लोराइड। कौन सा जो सफेद ठोस है जो वायु से जलवाष्प को अवशोषित करता है? निम्नलिखित में से कौन से ग्रेनाइट के दो प्रमुख घटक हैं? तो यहाँ पे सिलिका और एल्यूमिनियम। रेफ्रिजरेटर में प्रयोग की जाने वाली गैस है, प्रवाह के कारण शीतलित होती है, प्रवाह के कारण तापित होती है, संपीड़ित करने पर शीतलित होती है या प्रसारित करने पर शीतलित होती है। तो यह प्रवाह के कारण तापित होती है। रेफ्रिजरेटर में प्रयोग की जाने वाली गैस। निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन तंत्र की भित्तियों में से द्रुतगम गति से अवशोषित होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कौन सा? मदिरा के रूप में लिया गया अपरिष्कृत अल्कोहल। इसमें यह बताया गया है कि पाचन तंत्र की भित्तियों में से द्रुतगम गति से अवशोषित, मतलब कि इजीली किसको एब्जॉर्ब कर लिया। जब आपके स्टमक में कोई भी चीज़ जाती है तो उसका फूड क्या होता है, उसमें डिकम्पोजिशन होता है। बड़े बड़े मॉलिक्यूल छोटे छोटे में क्या होते हैं? टूटते हैं। लेकिन अगर अल्कोहल आप लेते हैं, एथेनॉल लेते हैं, ठीक है, C2H5OH, अगर आप एथेनॉल ले रहे हैं तो ये डायरेक्टली ऑब्जॉर्व कर लिया जाता है। किसके द्वारा? आपके स्टमक के द्वारा। वहाँ की जो भित्तियाँ होती हैं उनके द्वारा डायरेक्टली इसको ऑब्जॉर्व कर लिया जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे पूछी गई है कि द्रुतगम गति से अवशोषित होता है तो अल्कोहल। 123 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। मानव रक्त यदि अम्लीय हो जाए तो क्या होगा? मानव रक्त यदि अम्लीय हो जाए तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता कम हो जाएगी, क्योंकि इसकी जो बाइंडिंग होती है हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की बाइंडिंग, ये इसकी पीएच मान पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है। 125, एक व्यक्ति चावल और केवल आलू से बनी सब्जी का आहार लेता है, उसको किसकी हीनता से ग्रस्त होने की संभावना है? तो उसे प्रोटीन, क्योंकि चावल और
आलू से उसे प्रोटीन तो प्राप्त नहीं हो सकता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन। निम्नलिखित में से कौन से एक वस्तु समूह में जैव निम्नीकरण वस्तुएं शामिल हैं? तो ये इसमें शामिल है कौन सी? गोबर, धान का भूसा, सब्जियों के अवशिष्ट। इनको जैव निम्नीकरण वस्तुओं में शामिल किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल तत्व पत्ते के हरे वर्णक में स्थित रहता है? तो इसमें स्थित रहने वाला जो तत्व है वो है मैग्नीशियम। हरित लवक में पाया जाने वाला तत्व मैग्नीशियम। हाल ही में सुर्खियों में रहा अनुपम वर्मा समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है किससे? कीटनाशकों के प्रयोगों से। इसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, अनुपम वर्मा समिति को। निम्नलिखित में से किस संस्थान के द्वारा ब्रीथ ई शीर्षक से एक 15 सूत्री कार्य योजना प्रस्तावित? ब्रीथ इंडिया शीर्षक से एक 15 सूत्री कार्य योजना प्रस्तावित की गई है? तो यह प्रस्तावित की गई है नीति आयोग के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? 8वां फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2019 फ्रांस में, 19वां एशियाई खेल 2022 चीन में, 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 जापान और 13वां आईसीसी एक देशीय क्रिकेट विश्व कप 2023 न्यूजीलैंड में। आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें 13वां आईसीसी एक देशीय क्रिकेट विश्व कप, जिसे कि न्यूजीलैंड में कहा गया है, तो यह न्यूजीलैंड नहीं बल्कि कहाँ पे? भारत में होने वाला है। निम्नलिखित में से किसने 131 निम्नलिखित में से किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 का मिश्रित युगल खिताब अपने नाम किया है? तो इसे किया है किसने? बारा बोरा, क्रेजिकोवा और राजू राम ने। राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या? सी 131। विश्व धरोहर सूची में भारत के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो चलिए देखते हैं कथनों को। इस सूची में भारत के अब तक 37 स्थल शामिल हो चुके हैं। इस सूची में भारत के अब तक 29 स्थलों को सांस्कृतिक श्रेणी, अच्छा ये जो रिपोर्ट है ये 42वें सेशन के अनुसार है, अकॉर्डिंग है, ठीक है, ये वर्तमान की नहीं है। इस सूची में भारत के अब तक 37 स्थल शामिल हो चुके हैं। इस सूची में भारत के अब तक 29 स्थलों को सांस्कृतिक श्रेणी, 7 को प्राकृतिक और 1 स्थल को मिश्रित श्रेणी में स्थान दिया गया है। क्योंकि यहाँ पे देखिए 42वीं बैठक, तो आपको इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर देना है। तो 37 स्थल, 29 स्थलों को सांस्कृतिक, 7 को प्राकृतिक और 1 को मिश्रित श्रेणी में। मुंबई के विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको के शैलियों के भवनों को सांस्कृतिक श्रेणी में शामिल किया गया है, बिल्कुल सही है। विश्व धरोहर सूची की 12वीं बैठक के दौरान गुजरात के ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद को शामिल किया गया है, ये यहाँ पे कथन का हो जाएगा गलत। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी इज द राइट आंसर ऑफ 138। गगनयान मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस प्रकार यह भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन है। इस मिशन के तहत अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की निम्न कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इस मिशन में भारत मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन का प्रक्षेपण करने वाला विश्व का चौथा देश बन जाएगा, बिल्कुल सही है। कथनों पर विचार करना है अपने को। गगनयान के प्रक्षेपण के लिए GSLV मार्क 6 प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया जाएगा। आपको बताना है इसमें से कौन से कथन यहाँ पर सही है, कौन से गलत हैं। तो 139, तो यहाँ पे 1, 2 और 3 ये तीनों यहाँ पर सही है। यहाँ पे GSLV मार्क 6 प्रक्षेपण यान का प्रयोग या यहाँ पर क्या है? गलत कथन है अपना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या है? सी। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 में खरीफ फसलों में से किस एक का न्यूनतम समर्थन मूल्य सबसे अधिक निर्धारित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कौन सा? मूंग। आगे देखते हैं। अमेरिका द्वारा STA स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन एक्ट सामरिक व्यापार प्राधिकरण का दर्जा पाने वाला एशिया का तीसरा देश कौन सा बना है? तो यह बना है कौन सा? भारत। स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस शहर को सबसे अधिक स्वच्छ शहर का दर्जा दिया गया है? तो दर्जा दिया गया था किसे? गाजियाबाद को। 142 का डी। आगे देखते हैं। किस खिलाड़ी को जनवरी 2019 में घोषित ICC अवार्ड 2018 में क्रिकेट ऑफ द ईयर के अलावा टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर और वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है? तो यह मिला किसे? विराट कोहली को। निम्न में से किसे भारत रत्न सम्मान देने की जनवरी 2019 में घोषणा की गई थी? तो यह घोषणा की गई थी प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका, तीनों।
किस खिलाड़ी ने फरवरी 2019 में चौथी बार लॉयरिश स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब जीता था? तो यह जीता था किसने? नोवाक जोकोविच ने। आगे देखते हैं 146। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने हिंद महासागर के चागोस द्वीप समूह पर किस देश के दावे को फरवरी 2019 में खारिज करते हुए उसे मॉरिशस को सौंपने का आदेश दिया है? तो इसमें ए अर्थात ब्रिटेन को यहाँ पे सौंपने का आदेश दिया है, चागोस। उसके बाद देखते हैं 146 का क्या राइट आंसर क्या है अपना? ए ब्रिटेन। उत्तर प्रदेश के किस जिले की 2 महिलाओं पर बनी फिल्म पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस ने ऑस्कर पुरस्कारों में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट का पुरस्कार जीता है? तो यह संबंधित है कहाँ से? हापुड़। 147 का हापुड़, बी इज द राइट आंसर। IQ, एयर विजुअल और ग्रीन पीस की मार्च 2019 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा शहर दुनिया में प्रदूषित शहरों की सूची में प्रथम स्थान पर है? तो यहाँ पे प्रथम स्थान पर कौन सा है? गुरुग्राम। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की मार्च 2019 में आई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश भारत को पछाड़कर विश्व का सबसे अधिक हथियार आयातक देश बन गया है? तो यह बन गया है सऊदी अरब। 2019 की रिपोर्ट के अनुसार वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार कहा जाने वाला प्रिट्जर पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है? तो इसे दिया गया है किसे? अराता इसोजाकी। अच्छा, ये जितने भी हमने करंट के यहाँ पे क्वेश्चन किए हैं इन्हें आपको अपडेट करना है किसके लिए? 2021 के लिए अपडेट करना है। ये आपका होमवर्क है, इसे आपको 2021 के अकॉर्डिंग अपडेट करना है। अगर आपको ये सारे जानकारी यहाँ पे अगर नहीं मिल पा रही तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। इन सभी का अपडेटेड जो है इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो आपके लिए डाल देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। बस इसी तरह से अपने कोर्स को रिवाइज करते रहिए और धीरे धीरे जिस टॉपिक्स में आपको लग रहा है कि यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत है उन टॉपिक्स को नोट करिए और उसे एक बार थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देकर उसे एक बार देखिए और उसके बाद अपनी पढ़ाई को क्या जारी रखिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों।